जवेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल। एक्चुअली मैंने इस तरह के इंटेंस कैरेक्टर्स किए हैं इन द लास्ट 4-5 years। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक स्क्रीन पे नहीं आए क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं हुए। तो दिस वाज नॉट अ फर्स्ट फॉर मी। मैंने अग्रेसिव स्टर्न कैरेक्टर्स किए हैं, सीरियल्स में भी किए हैं, लेकिन चूँकि सीरियल से मैंने एक लंबी ब्रेक भी ली हुई थी 5-6 साल की, क्योंकि मैं फिल्म्स पे काम कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली वही, लाइक आई सेड, वो फिल्म्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर इमीडिएटली डिसाइड तो मैंने कर लिया था। और एक एक्टर के लिए इससे बेहतर बात कोई नहीं होती कि आपको एक डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स मिलें, राइट? हम नहीं चाहते कि हम एक मोल्ड में हों कि अच्छा आप ग्लैमरस हैं, आप फ़नी हैं, आप गर्ल नेक्स्ट डोर हैं। सो ऑडियंस के लिए भी और एक्टर खुद के लिए भी दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, लाइक अ कैरेक्टर लाइक दिस। तो मुझे तो बहुत चैलेंजिंग लगा और बहुत मज़ा आया। इट्स वेरी एक्साइटिंग टू डू थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि आप एक ही चीज़ कर करके यू ऑल्सो फील लाइक यू नॉट चैलेंज्ड एनी मोर। सो मेरे लिए आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि ये कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हुआ, मुझे मौका मिला टू वर्क ऑन दैट साइड। और मेरे अंदर एक है उस्तानी जो रहती हैं, तो उस उस्तानी को भी बाहर निकलने का मौका मिला। रिवायती उसके मामलात रिवायती हैं, ज़ाहिर है, जो पुलिस वालों के हिस्से में आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। बट मैंने कोशिश की है कि उसको उसकी साइकोलॉजी को प्ले किया जाए, और हर एक्टर जो है इस फिल्म में ख़ास तौर पे उसने बड़े दिल से काम किया और सब ने अपने किरदार को बड़े अच्छे से निभाया। मेरा किरदार भी मुझे, इसलिए मैंने ऐसा किरदार कभी किया नहीं ऐसे पुलिस वाले का। हाँ, थिएटर में वकील साहब के नाम से मैंने एक प्ले किया था जिसमें तलत हुसैन साहब थे, अरशद महमूद साहब थे, तो उसमें वो कॉमेडी पुलिस वाला था, कॉमेडी प्ले था, तो उसमें वो हरकतें और डायलॉग्स वगैरह। लेकिन ये बहुत ही एक सीरियस नोट पे था, तो मैं ये सोच रहा था कि एक पुलिस वाला कैसे होगा। हाँ, बहुत पुलिस वालों से मुलाकातें रही हैं, मेरी अपनी रिसर्च जो एक टाइम तक पुलिस वालों से बहुत सारे केसेस पे बातचीत रही। किसी ज़माने में जब मैं शो करता था शब्बीर तो देखेगा, तो बहुत केसेस डिस्कस होते थे, तो मुख्तलिफ़ किस्म के मिजाज हैं पुलिस वालों के। तो मैं कन्फ्यूजन में था कि ये मलिक रियाज़ किस किस्म मिजाज का आदमी होगा, तो मैंने उसको बड़ा लाइट हार्टेड और सुकून वाला रखा। बस एक जगह पे कहीं, वो जब आप फिल्म देखेंगे वो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर का जो एक बाप है वो बाहर निकलता है। अदरवाइज़ वो बहुत ही एक धीमे मिजाज का आदमी उसको मैंने बनाया है, और मैंने उस पर कोशिश की है कि बाकी जैसे नॉर्मली नहीं, ये क्लीशेड होता है पुलिस वाले जैसे हमेशा हर कोई प्ले कर रहा होता है, शुरू से बने हुए हैं, तो वो वैसा ना हो, तो थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। आई थिंक वो कैरेक्टर, मैं सॉरी जो आप दे रहे हैं उनका, वो कैरेक्टर रिवायती है, लेकिन उसके पास केस इतना बड़ा आ गया कि उस सिचुएशन में उसको सब चीज से निकाल के ऊपर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि होशमंद शख्स नहीं कर सकता, तो अब वो लिहा ने उठा लिया, वो बिल्कुल होशमंद इंसान नहीं है। और मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक एक्टर को इससे अच्छा कैरेक्टर नहीं ऑफर हो सकता था। एक सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों को मारा है, एक एक्टर के लिए तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो एज एन एक्टर मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल, बहुत मीट नज़र आया, तो मैंने ये खुशी से किया। काफ़ी अर्से तक बाहर ना आना तो नहीं, हमारे यहाँ थिएटर में होता है कि जैसे ग्लास में पानी डालते हैं, तो जितना टाइम पानी डालने में लगता है उतना ही निकालने में भी लगता है। तो ये ज़रूर है कि जितना टाइम उस कैरेक्टर में जाने में लगा उतना ही बाहर निकलने में लगा, क्योंकि फिल्म की शूट बहुत कम टाइम की थी, तो कम टाइम लगा। मगर हर एक्टर की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब अगर वो कोई ऐसा कैरेक्टर करे जो थोड़ा सा मुश्किल हो, और ये एक मुश्किल कैरेक्टर था, तो वो करने के बाद आपके जहन में वो बैठ जाता है कुछ टाइम के लिए, और आपको अपने आप से थोड़ी सी नफरत हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, या मेंटली थोड़ा सा इतना हिल जाते हैं कि थोड़े से सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं, बात बात पे रोने लगते हैं, या इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इतना ही हुआ है इसके साथ भी। थिएटर में हमने जब काम किया है उसमें तो बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि आप 6-8 महीने रिहर्सल करते हैं, उसके एक्टर में उतर जाते हैं, 6-8 महीने ही आपको निकलने में भी लगता है। इसकी, सॉरी, मैं एक ऐड करना चाहती हूँ, इसकी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होती है। आपकी बॉडी जब भी इमोशन, जो भी इमोशन से गुजरती है, तो वो ख़ास किस्म के केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती है। जब हम एक कैरेक्टर भी प्ले करते हैं, तो ऑल्दो वी आर नॉट दैट पर्सन, लेकिन हम वही इमोशंस फील कर रहे होते हैं, वही उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
कोई सीन है जिसमें उनको मार पड़ रही है या कोई सीन है जिसमें मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो मैं तेज़ तेज़ सांस ले रही होंगी और मेरे ऊपर एक ख़ास फिज़िकल स्टेट होगी, तो मेरी बॉडी कोर्टिसोल एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, वो रिलीज़ कर रही होगी। अब जब आपकी बॉडी वो हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती है उस टाइम पे, तो उसको वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में जाने में भी टाइम लगता है कि वो नॉर्मल हार्मोन्स रिलीज़ करे। सो इट्स एक्चुअली अ साइंटिफिक गेम। तो जो कहते हैं ना कि वो किरदार हावी हो गया आपके ऊपर, वो एक वो क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ लाइक सिम्बॉलिक थिंग ओनली, इट इज़ एन एक्चुअल फिजिकल थिंग। फिजिकली आप पे इफेक्ट हो रहा होता है। अदाकारी बहुत मुश्किल काम है। हाँ। जब आप इस तरह के सीन्स में जाते हैं तो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं आप, और उससे निकलने के लिए आपने देखा होगा वो कहते हैं ना एक्टर्स को जो प्रोटोकॉल मिलता है वो सिर्फ इसलिए कि उनको रिलैक्स रखा जाए ताकि वो बिल्कुल सुकून से काम कर सकें, क्योंकि जब हम इस किस्म के सीन्स में जाते हैं तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मेरे तो कभी कभार यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है जब बहुत ज़्यादा। हाँ, और लोगों को ये समझ नहीं आती कि एक्टर को अकेला होना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हमारे सेट्स पे अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोडक्शन में ये एहसास लोगों को कम है कि एक एक्टर सीन करके निकला उसको अकेला रहना है। हमारे साथ लोग बात कर रहे होते हैं, पिक्चर्स खींच रही होती हैं, फैंस आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो आप अपनी मेंटल स्टेट से वापस सुकून में आ नहीं पा रहे होते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पूरी दुनिया में होता है ना कि उनकी अपनी एक स्पेस है, अपनी वैनिटी वैन है, वो उसमें बैठे में अकेले। तो ये कोई इट्स नॉट कि कोई फंसी चीज़ है या कोई शशका है या कोई बड़ी कोई अनदर वर्ड फॉर दैट वुड बी कि जी ये कोई बड़ी डिमांड है इनकी। नो, इट इज़ फॉर द एक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग कि आपको अकेला रहना ज़रूरी है। कोशिश की टू ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर फिज़िकली ऑल्सो एंड मैनरिज्म्स भी, कि कोई उसमें उसके एक्सप्रेशंस में कोई किसी किस्म का ग्लैमर नज़र ना आए। बहुत एक स्ट्रेट अप एक ऐसी खातून जो निकल के जा रही हैं एक मेल डोमिनेटेड आई वुड से एनवायरनमेंट में, मोस्टली मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में, उसकी टोन और उसका एटीट्यूड क्या होगा, एक बहुत नो नॉनसेंस सा कि कोई मेरी एडवांटेज ना ले, कोई मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली ना हो जाए, कोई ज़्यादा करीब ना आ जाए मेरे। तो वो एक बहुत एक सख्त किस्म का लहजा हर वक्त इख्तियार करके रखती है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ताकि लोग उसको सीरियसली लें, क्योंकि वो है तो एक यंग लड़की और एक अपर मिडिल क्लास घराने की लड़की है जो बाहर से पढ़ के आई है। सो शी इज़ ऑल्सो अ लिटिल फेयरफुल कि लोग उसकी एडवांटेज ना लें। तो फिज़िकली भी काम किया बिल्कुल। आई वॉन्टेड टू चेंज माई फिज़िकल अपीयरेंस के मेरा स्किन कलर भी फ़र्क लगे, मेरे बाल, मेरे कपड़े, बॉडी लैंग्वेज। सो हाँ, वो थोड़ा बहुत वर्क किया है ना। आई थिंक इट वर्क। और लाहौर शहर की आबादी 2 करोड़ होनी है। 2 करोड़ में से 80 लाख तो मर्द होंगे, 80 लाख में 20 लाख शादीशुदा होने हैं, उन 20 लाखों के 10 लाख बच्चे होंगे, उनमें से 5 लाख स्कूल जाते होंगे, उनमें से 500 हर साल गायब हो जाते हैं, पर किसी को परवाह नहीं होती क्योंकि हर साल मजीद 1 लाख बच्चा और पैदा हो जाता है। पंजाबी मैं बोल लेता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया था कि लाहौरी पंजाबी बोलनी है। लाहौरी पंजाबी का थोड़ा सा एक्सेंट मुख्तलिफ होता है। तो जो इनके बारे में रिसर्च की गई थी जावेद इकबाल के बारे में, तो जावेद इकबाल के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा जिसमें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो पूरी तरह से। तो 90s की वीडियोज़ हैं, उसकी आवाज़ वैसे ही कम है, तो वो मुझे आवाज़ मैं नहीं पकड़ पाया ऑब्वियसली, लेकिन आवाज़ चूँकि किसी ने भी नहीं सुनी, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सुनी होगी, वो मेरे ख्याल 20-25-30 लोग होंगे जिन्होंने उसकी आवाज़ सही से सुनी होगी। तो वो हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा, तो मैंने आवाज़ अपनी रखी, लेकिन लहजा मैंने लाहौरी रखी है, क्योंकि जिस इलाके का वो लाहौर में था वहाँ पे जिस तरह से लहरा के बोला जाता है, तो मैंने कोशिश की है वैसे पंजाबी बोलूँ, और पंजाबी भी बोली है मैंने। अच्छी बात यह है कि इस कैरेक्टर में इट्स वेरी इजी कि आप ओवर द टॉप हो जाएं और ओवर एक्ट कर लें और लाउड हो जाएं कि आप एक साइको इट्स अ साइकोपैथ दैट यू आर प्लेइंग। लेकिन यासिर ने जो बैलेंस किया है ना नॉर्मल सी का, कि नॉर्मली आप ऐसे इंसान को अगर देखें तो आपको लगे कि वो एक बहुत ही नॉर्मल धीमा इंसान है, यू कैन नॉट टेल कि ये इतना एक साइकोपैथ है। सो वो बैलेंस क्रिएट करना फॉर एन एक्टर इज़ वेरी वेरी टफ एंड चैलेंजिंग। तब भी हो जाता है कि जब रेफरेंस कोई ना हो सामने। हाँ, और मैंने कुछ पिछले 1-2 प्रोजेक्ट से ना ये बात सोची है कि मैं जो भी करूँगा कम से कम बाकी जितना भी टीवी पे मैं काम देख रहा हूँ,
मुझे लग रहा है सब बहुत ज्यादा चीख रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा चीख रहे हैं, ओवर द टॉप बहुत इमोशन दिख रही है। बहुत, क्योंकि हमारी फिल्म मर गई है ना, जो फिल्मी अदाकारी थी वो अपनी टीवी पे नजर आ रही, तो छोटे स्क्रीन पे इतना बड़ा आपका फेस होता है और सारे एक्सप्रेशन से भरा होता है, तो मैं तो नहीं हजम कर पाता वो सब कुछ। एक्चुअली देखें, क्योंकि लोगों को ये नॉर्मल लगता लाइफ में आप है इतने एक्सप्रेशंस नहीं देते। अब मैं भी बात कर रही हूँ, मैं एक एक्सप्रेशन से बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है यू राइट, ओवर एक्टिंग हो रही होती है बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे, which is not real। उसके बाद से मैंने अपने आप को एज एन एक्टर ना 2 स्टेप पीछे कर दिया कि मैं अंडर कर लूंगा, लेकिन मैं ओवर की तरफ नहीं जाऊंगा। अंडर ऑलवेज मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तो जैसे आयशा का जो सिटकॉम है वो मुझे यूं पसंद है कि दूसरे मुझे नहीं पसंद, वो पूरे पाकिस्तान को पसंद है, इसलिए वो आज तक चलता है। उसमें ओवर चीजें मुझे पसंद है, मुझे नबील का वो जोर से चीखना पसंद है, मुझे महमूद साहब का वो नबील कहना पसंद है, क्योंकि वो है एक सिटकॉम, वो लोगों को हंसाने के लिए है, और 13 साल तक आप बगैर कुछ ओवर किए नहीं हंसा सकते सिर्फ। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए उसकी जरूरत अंडर है। चीजें भी हैं। हाँ, मेरा कैरेक्टर हाँ, अंडर है, हाँ, यू नो, मैं नहीं कोई क्रेजी इस एक्सप्रेशन में है throughout, तो ये एक चीज समझ आती है, लेकिन उसके अलावा प्रोजेक्ट्स में क्यों सब इतना लाउड है, मुझे ये नहीं समझ आती। तो मैंने कोशिश की थी कि भाई वो एक तो वैसे भी वो आदमी का रिसर्च भी यही कह रही है कि वो जरा धीमा था, और बाकी मैं एक और अभी ड्रामा कर रहा हूँ, उसमें भी एक मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, मगर मैंने उसको धीमा ही रखा है, क्योंकि धीमे रह के भी आप चोरी डकैती कत्ल कर सकते हैं, बल्कि उसी तरीके से कर सकते हैं। धाड़ता नहीं है कि अटेंशन नहीं लेनी होती ना कत्ल करने मैं वाले आपको ने। एक गुर की बात बताता हूँ, ये हमने अपने उस्तादों से सीखा है और समझा भी है, और मैंने एक कैरेक्टर किया था जिस पे मुझे अवार्ड भी मिला था, तोरा खान का। अब उसमें क्या था कि जब आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं ना, तो यहाँ पे एक वो है कि नेगेटिव है तो यूं ऐसे एक्सप्रेशन होंगे और बड़ा ही नेगेटिव किस्म का आदमी। नहीं, जो नेगेटिव होता है, जैसे उन्होंने जावेद इकबाल किया, ही प्लेड द पॉजिटिव पर्सन, ये एक पॉजिटिव इंसान की सूरत में आपको नजर आएगा। आप बोलोगे इससे प्यार करें, इससे नफरत करें, कत्ल तो किया है, लगता ही नहीं है कि कत्ल किया है, शक्ल से तो मासूम लग रहा है। जितनी आप एक नेगेटिव कैरेक्टर की मासूमियत को उठाएंगे या उसका पॉजिटिव पार्ट प्ले करेंगे, उसकी नेगेटिविटी उतनी उभर के आएगी। और इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव कैरेक्टर आप कर रहे हैं और आप उसकी नेगेटिविटी को प्ले करेंगे, तो उसकी पॉजिटिविटी और उभर के आएगी। और इस तरह से ही जो मैंने किरदार किया, उसमें सबसे जो मुश्किल चीज़ थी, मैं आई एम नॉट पंजाबी स्पीकिंग, उसमें पंजाबी एक्सेंट के साथ पंजाबी बोलनी थी भी और वो लहजा भी बनना था, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस जगह पर थी कि उसको कैसे निभाया जाए। तो कोशिश की है, इंशाल्लाह देखें। किस तरीके से लाइंस रिहर्स करना, किस तरीके से एक्सप्रेशंस के साथ खेलना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, पेशेंस, एक दूसरे से आप सीखते हैं, मिजाज, कितने टाइम में क्या चीज़ करना, ऑल ऑफ दैट, यू नो, यू आर लर्निंग ऑन द जॉब ऑल द टाइम। सिर्फ एक्टर्स से नहीं, आप सेट पे और लोगों से भी सीख रहे होते हैं, असिस्टेंट्स हो गए, इवन स्पॉट बॉयज, उनके नेचर से आप सीख रहे होते हैं कि यार दिस पर्सन इज सो प्लेजेंट ऑल द टाइम, यू नो। सो आई थिंक यू आर लर्निंग फ्रॉम एवरीबॉडी ऑल द टाइम। हमारा काम ही सीखना है, हर वक्त हर घड़ी। अभी मैं इस वक्त आप लोगों से क्या सीख रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता। मैं भी आप लोगों तो से हम हर वक्त ऑन रहते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन हर वक्त ऑन रहती है। हम लोग कहाँ किस तरह बंदों को, लोगों को ऑब्जर्व कर जाते हैं, वो खुद उनको नहीं पता होता। तो ये लोग तो गुणी लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, और क्रिएटिव लोगों के साथ काम करना ही एक बड़ी सीख होती है। बट ऑल्सो वो भी चीज़ें मैं देख रही होती हूँ जो मुझे नहीं करनी दूसरे लोगों में। आप ये भी सीखते हैं कि इसकी ये ट्रेट दैट्स नॉट नाइस एंड मैं ये नहीं करना चाहती, और अगर मैं ये करूँ तो मैं अपने आप को कैच करूँ। तो हम ये भी पिक कर रहे होते हैं कि उन लोगों से वो चीज़ें जो नहीं करनी। आयशा का जो डाइट रूटीन है वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो सीखा है कि ये कहीं पे भी अपना इंतज़ाम कर लेगी अच्छा सा खाने का, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे हम लोग थिएटर किया है, हमें इतना ज़्यादा नहीं होता अपने खाने की परवाह, लेकिन आयशा को देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन है और इसके अंदर अगर गंदा ऑयल डलेगा तो ये ख़राब हो जाएगी। तो आयशा हमेशा जो भी चीज़ खाती है बहुत प्योर और अच्छी होती है, और वो नज़र आती है उनके ऊपर। मैं लेके आती हूँ, मैं दूसरों पे नहीं बर्डन बनती। तो ये चीज़ मैंने आयशा से बहुत पहले सीखी थी, पहली फिल्म पे। उसके बाद से आज तक मैं अपना खाना अपने सेट पे लेके जाता हूँ। इस फिल्म पे नहीं लाया था क्योंकि वो मुझे कोविड हुआ था, मैं उससे उठा था, तो मैं बस जल्दबाजी में बट इस फिल्म पे हम मंगवा लेते थे बाहर से, मैं तो लाती थी पूरा अपना खाना। और पारस जो है ये तो एक बाकायदा इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, तो इनसे तो ऑन हाँ सेट हमने बहुत कुछ सीखा है कि
पारस के जो रिएक्शंस जब ये आपके सोलो हो रहे होते हैं तब भी पारस आपको वही रिएक्शन देते हैं जो ये अपने सोलो में दे रहे होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पहले मैं अपने सोलो कराने के बाद लाइंस भूल जाया करता था, क्योंकि वो आपको लगता है ना कि अच्छा भाई मेरा काम हो गया तो मैं भूल जाता हूँ। तो लेकिन अब मुझे कि अब जब मैं जो ड्रामा कर रहा हूँ तो मैं अपनी लाइंस याद रखता हूँ। तो मैंने ये बात सीखी है पारस से कि आप अगले को भी वही वाला सोलो में रिएक्शन दें।